चैप्टर 7 देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन। एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब जब रोटेशन हो रहा हो फिक्स्ड एक्सिस के अलाउंग तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो। हम ये भी जानते हैं कि जो टाइम रेट है टोटल एंगुलर मोमेंटम का इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, किसी भी पॉइंट को अगर हम ले लें तो जो टोटल इक्वल टॉर्क होगा सिस्टम का उसके बराबर होता है। अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से जो टॉर्क लग रहा है जिसका अगर आप इक्विवेलेंट देखें तो फोर्स होता है, यदि ये जीरो है तो टोटल एंगुलर जो पूरा एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा सा स्पेशल केस लेंगे, रोटेशन एक फिक्स एक्सिस के अराउंड। जनरल एक्सप्रेशन किसी भी टोटल एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, पहले हम देख चुके हैं आर आई पी आई। आर आई आपका डिस्टेंस वेक्टर है इसमें, और जो पी बेसिकली रेडियस वेक्टर होता है, क्योंकि सर्कुलर की बात कर रहा हूं, जब भी सर्कुलर की बात होगी तो रेडियस की बात होगी। ये मोमेंटम है और ये आई इसलिए दिया हुआ है कि 1 से लेकर n तक एलिमेंट है। हम एक काम करते हैं, पहले हम एंगुलर मोमेंटम लेते हैं किसी पार्टिकल का, एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, फिर उसको हम जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ लेंगे ताकि हमको ये कैपिटल एल मिल जाए या बोल्ड एल मिल जाए। किसी भी पार्टिकल के लिए अगर ये स्मॉल एल इक्वल टू स्मॉल आर इंटू पी, और हम ये भी देख चुके हैं कि जब हम आर की बात करते हैं तो आर किसी तरीके से वेक्टर सम की तरह जुड़ता है। ओपी हमने देखा था ओसी प्लस सीपी है। अब पी इक्वल टू एम बी जब हम करेंगे तो एल क्या है, इनमें सारी ये वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ओ सी प्लस सी पी, इसको इसकी जगह पर रख दीजिए आर को, ओ सी प्लस सी पी, और इवेंचुअली जैसे हम पी इक्वल टू एम बी में रखेंगे इसमें तो एल आ गया ओ सी इंटू एम बी प्लस सी पी इंटू एम बी। जो मैग्नीट्यूड है लीनियर वेलोसिटी v का, इस पार्टिकल p का, उसको हम कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर जो है वो उसका परपेंडिकुलर, या कहें कि उसका जो इंप्रेशन है, या जैसे हम साइन और कॉस दो दो अलग अलग कंपोनेंट लेते थे, उसका कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर, ये लेंथ है cp का, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p का, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से। तो v आपका यहाँ पर जो है वो टेंजेंशियल है p के अराउंड। जैसे हम सर्कल की बात करें तो ये हमेशा टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी इसकी। हम राइट हैंड रूल, अगर स्क्रू रूल लगाएं तो हम ये देख सकते हैं कि cp क्रॉस v ये पैरेलल होगा फिक्स्ड एक्सिस के। जो यूनिट है वेक्टर की किसके अलोंग होगी, फिक्स्ड एक्सिस के, यानी कि जो z एक्सिस होगा। तो हम इसको एक तरीके से k यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, k कैप। तो z एक्सिस के है तो यूनिट वेक्टर हमने इसके अलोंग ले लिया। तो cp क्रॉस mv क्या हुआ, आपने कहा ये r है, ये m है, और ये v, और v के लिए हमने इस मैग्नीट्यूड इसका ले लिया और यहां पर वेक्टर लगा दिया k वेक्टर। तो ये बन गया आपका m, और v की जगह हमने r ओमेगा लगा दिया, v की जगह ओमेगा r या r ओमेगा लगा दिया, तो m r स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, और ओमेगा और k कैप। इसी तरीके से हम OC क्रॉस v, इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, वो परपेंडिकुलर है फिक्स्ड एक्सिस के। इसको हम ऐसे करते हैं, ये L को हम इस फिक्स्ड एक्सिस यानी कि Z एक्सिस के अलोंग IZ LZ बोलते हैं। तो LZ क्या होगा, CP इंटू MV, जो कि हमने यहाँ से शुरुआत की, वो ये आ गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक थ्योरम है उससे हम L इक्वल टू LZ प्लस OC इंटू MV, OC इंटू MV, ये वाला कॉन्टेंट यहाँ लिख देंगे, ये हमारा IZ हो गया। हम कह रहे हैं कि चलिए ये जो चीज़ है हमारा IZ है। अब जो IZ, मतलब आई बोल रहा हूँ क्योंकि दिख ऐसा रहा है, ये L है बेसिकली, LZ, L चलेगा, ये सब बोल्ड L चल रहा है। LZ जो है वो पैरेलल है फिक्स एक्सिस के, लेकिन जो L है वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। LZ तो पैरेलल, अगर ये मैं इस तरीके से प्लेन ले लूँ तो Z इस तरफ है, ये पैरेलल है फिक्स एक्सिस। LZ पैरेलल जरूर है, ये LZ, लेकिन L पैरेलल नहीं है। किसी भी अगर जनरलिटी में ले तो किसी भी पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम L होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं होता है। जैसे कोई पार्टिकल है L और ओमेगा, जरूरी नहीं है वो दोनों पैरेलल हो। ये भी आप ट्रांसलेशन से निकाल सकते हैं या देख सकते हैं। P और V ये हमेशा किसी भी पार्टिकल के लिए
आपके पैरेलल होंगे। अगर आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम पूरी बॉडी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबके कंट्रीब्यूशन जोड़ देते हैं, यानी कैपिटल एल निकालने के लिए सिग्मा एल आई कर देते हैं, और उस ये चीज हम ले चुके थे तो सिग्मा लगा देंगे इसमें, सिग्मा ओ सी प्लस सिग्मा ओ सी, और ये सारा आ जाएगा। अब हम जो एल परपेंडिकुलर या एल जेड कॉम्पोनेंट इसके लेते हैं, एल के जो परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के और जो अलोंग है जेड एक्सिस के, एक जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया और एक जो इसके अलोंग है, तो एल परपेंडिकुलर क्या हो गया, वो ये वाला हो गया, जहां पर एम आई वी आई ये मास और वेलोसिटी है किसी भी आयत पार्टिकल की, और जो सी आई, हमने सी आई क्यों लिया, क्योंकि ये सेंटर है सर्कल का जो पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है। एल जेड की बात करें तो उसके लिए भी सिग्मा एल आई जेड करेंगे, यानी कि इसकी जगह हम एल की जगह एम आर स्क्वायर जो हम यहां से निकाल के रखा था हमने, वो यहां रख देंगे। तो एल जेड क्या हो जाएगा, इसको जरा रिजॉल्व करें तो ये हम जानते हैं कि ये आई है, ये आई है, ये ओमेगा है, ये के कैप है, के मैंने आपको बताया ये यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस जेड एक्सिस। अब ये जो चीज है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी भी आयत पार्टिकल का किसी भी एक्सिस आर आई से, और डेफिनेशन से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई इक्वल टू एम आई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसको यहां पर आई लिख दिया, यानी कि बना क्या, एल इक्वल टू एल जेड प्लस एल परपेंडिकुलर। हम वो बॉडी ले रहे हैं खास तौर पे इस डिस्कशन में जो सिमेट्रिक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सिमेट्रिक है, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपका एक एक्सिस है, सिमेट्री एक्सिस भी कह सकते हैं आप उसको। तो इस बॉडी के लिए जो ओसीआई है, तो हर एक पार्टिकल के लिए जिसकी वेलोसिटी वी आई है, एक और उसके साथ एक वेलोसिटी होगी माइनस वी आई, क्योंकि सिमेट्रिक है, डायमेट्रिकली अपोजिट होगी सर्कल के, जिसका सेंटर सी आई होगा। ये जो दोनों पेयर्स हैं ये क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, जीरो। एल परपेंडिकुलर को ये जीरो कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है और ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो इसके लिए जो सिमेट्रिक बॉडी है एल परपेंडिकुलर क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब अगर हम ये इसको जीरो माने तो एल जेड बचता है, तो एल क्या आएगा, एल जेड जो हमारे पास आई ओमेगा की कैप था। और वो बॉडीज जो सिमेट्रिक नहीं है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो एल जेड के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो एल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं बन रहा है। अब जरा डिफरेंशिएट करते हैं, जरा हमारे पास कुछ चीजें आ गई हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। और ये जानते हैं आप, ये एक फिक्स्ड क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो अगर डी बाई डी टी करें एल जेड का, तो और एल जेड की वैल्यू लिखें तो डी बाई डी टी आप आई ओमेगा यहाँ रखिए, के कैप को बाहर रखिए, तो इससे मिलेगा क्या कि डी एल बाई डी टी हमारा बन जाएगा। हम अच्छा एक भी चीज हम जानते हैं पहले भी कि डी एल बाई डी टी आपका टॉ होता है। हमने पहले भी देखा कि वो केवल वो कंपोनेंट जो एक्सटर्नल टॉर्क्स के हैं, जो एक्सिस के अलोंग है, रोटेशन एक्सिस के अलोंग है, उनको हमको लेना है। तो जब हम रोटेशन लेते हैं किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड, तो हम केवल वो वाले एक्सटर्नल टॉर्क लेते हैं जो एक्सिस के अलोंग हो। इसका मतलब ये है टॉ को हम ले सकते हैं टॉ और ये के कैप। और क्योंकि हमने देखा कि ये जो चीज हमारी बार बार आ रही है एल इक्वल टू एल जेड प्लस एल परपेंडिकुलर, और जो डायरेक्शन है एल जेड का यानी कि इसका वो वेक्टर है के कैप, वो फिक्स्ड है। इसका मतलब फॉर रोटेशन किसी फिक्स एक्सिस पे डी एल जेड बाई डी टी क्या होगा, ये इसको यहां तब्दील कर सकते हैं, और डी एल परपेंडिकुलर बाई डी टी ये जीरो है। इसका मतलब किसी भी फिक्स एक्सिस के रोटेशन पे जो कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम वो परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर जो फिक्स एक्सिस के है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि एल जेड आपको मिलेगा आई ओमेगा के कैप, और डी बाई डी टी आई ओमेगा मिलेगा आपको टॉ। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, तब आप कह सकते हैं इस आई को बाहर ले लीजिए, डी ओमेगा बाई डी टी ये आपका अल्फा आ जाएगा जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है। टॉ इक्वल टू आई अल्फा, एफ इक्वल टू एम ए से इसको मिला लीजिए, और ये वर्क काइनेटिक एनर्जी रूट से हमने निकाला है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम जरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, जहां पर रोटेशन हो रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस पे। यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो हम जानते हैं कि जो एल जेड है, जो जेड डायरेक्शन में जो जा रहा है आई डब्ल्यू, अगर एक्स और वाई प्लेन पे ये बॉडी है तो एल जेड आपका कांस्टेंट है। अगर सिमेट्रिक बॉडी की बात करें तो एल जेड को हम पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं एल से, क्योंकि एल परपेंडिकुलर नहीं होगा।
एल और एल जेड ये आप जो देख पा रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है इस एल और एल जेड की, मतलब ये बोल्ड है, ये अनबोल्ड है, मतलब बोल्ड नहीं है। अब ये जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल का बता रहा है। बहुत सारी सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट करिए जरा अपने दोस्तों से। एक स्विवल चेयर लिए, अपने आर्म आपके हाथ आपके फोल्डेड हो, एंड आपका पैर जो है वो रेस्टिंग ना हो बल्कि ग्राउंड से अवे हो, यानी कि पैर जमीन पे ना हो, थोड़ा सा बाहर की तरफ। अब आप बोलिए अपने दोस्त को कि भाई रोटेट करो। एक स्विवल चेयर यही होती है जो घूमती है। आपने हाथ फोल्ड कर दिए, पैर जमीन पे नहीं रखा, लेकिन जब ये चेयर रोटेट कर रही है जिसका अच्छा खासा एंगुलर स्पीड हो जाए, उसके बाद आप अपने हाथों को जरा स्ट्रेच कर दीजिए। आप देखिएगा क्या होगा, आपकी जो एंगुलर स्पीड है वो कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ को दोबारा शरीर के पास लाएंगे तो वो, यानी कि हाथ को फोल्ड कर लेंगे, फिर से एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, वो काम करता है। अगर आप फ्रिक्शन रोटेशनल मैकेनिज्म जो भी हो रहा है उसका निगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आपने जो चेयर ली है वो नहीं है, तो आई ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आप अपना आर्म स्ट्रेच करते हैं, हाथ को खोलते हैं, वो आई को बढ़ा देता है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर लिया जाए। तो इसका मतलब जैसे ही आप ये बढ़ाएंगे आपकी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे ही आप अपना आर्म क्लोजर लाएंगे बॉडी के, तो इसका अपोजिट इफेक्ट होगा। आपने देखा होगा कि जो सर्कस में एक्रोबैट होते हैं या डाइवर होते हैं, वो इस प्रिंसिपल का बहुत यूज करते हैं। जो स्केटर्स हैं, क्लासिकल इंडियन या वेस्टर्न डांसर्स हैं, आपने देखा होगा अपने पैरों पे एक उंगली पे वो घूम जाते हैं। कैसे करते हैं? वो इसी तरीके से करते हैं। रोलिंग मोशन, जो रोलिंग मोशन है बहुत कॉमन है। जितने भी व्हील हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं और रोलिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हम एक काम करते हैं, डिस्क से शुरुआत करते हैं और ये रोलिंग बॉडी पे सब पे आएगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डिस्क रोल करती है स्लिप नहीं होती है, यानी किसी भी समय पे जो डिस्क है, बॉटम डिस्क है, वो हमेशा कांटेक्ट पे रहेगा सरफेस की। ये डिमॉन्स्ट्रेशन है एंगुलर मोमेंटम का, जिसमें एक महिला बैठी हुई है और जैसे वो हाथ फोल्ड करती है तब क्या होता है, या पैर हाथ खोलती है तो क्या होता है, ये किस तरीके से ये घूम रहे हैं एक्रोबैट। यहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से कूद पाए या परफॉर्म कर पाए। अब जो रोलिंग मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें रोलिंग मोशन में क्या होता है, चीजें आगे भी बढ़ रही है। जैसे ये डिस्क है आपकी, ये आगे भी बढ़ रही है, साथ में घूम भी रही है। जो ट्रांसलेशन मोशन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, वो मोशन किसका है? उसके सेंटर ऑफ मास का। हम क्या करते हैं इसमें, ये वीसीएम लेते हैं हम, हमारे पास वीसीएम है, ये वीसीएम को लेते हैं वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। जो टोटल ट्रांसलेशन वेलोसिटी है डिस्क की, ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी है डिस्क की, वीसीएम हम ले रहे हैं वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। और क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास इस रोलिंग डिस्क का वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, तो वीसीएम ही वेलोसिटी होगी सी की भी, इसकी भी वेलोसिटी वीसीएम होगी। वो किसके पैरेलल होगी? इस सरफेस के पैरेलल। आप देखिए ये सरफेस के पैरेलल है। जो रोटेशनल मोशन है इस डिस्क का, वो इसकी मतलब अगर इसके एक्सिस ले उससे सिमेट्रिक होगा, यानी कि जो एक्सिस है वो सी से पास होगा। यानी कि जो वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट की, चाहे आप P0 ले लें, P1 ले लें या P2 ले लें, इन सभी के बारे में दो वेलोसिटी काम करेगी। एक, ये आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेशन वेलोसिटी इनके पास वीसीएम होगी, इसके पास भी वीसीएम है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। और साथ में एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी जिसको हम वीआर कहते हैं। वीआर हम आराम से आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो वीआर भी होगी इनके पास। ये देखिए वीआर इस तरीके से, ये इस तरफ यहाँ बढ़ रहा है, ये यहाँ की तरफ बढ़ रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है। ओमेगा इसमें एंगुलर वेलोसिटी है रोटेशन की, डिस्क की जो एक्सेस है इसके अराउंड, और आर इनका डिस्टेंस है
एक्सेस से, मतलब सी से, इस सी सेंटर पॉइंट से। जो वेलोसिटी वी आर है आपकी, वो परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर की। जो वेलोसिटी वी आर है वो परपेंडिकुलर, देखिए ये जो है ना वी आर, ये परपेंडिकुलर किसके है, ये डायरेक्टेड है परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर की। मतलब अगर ये रेडियस वेक्टर है तो ये वेलोसिटी यहाँ पर परपेंडिकुलर इससे होगी, राइट। आप खुद भी सोच सकते हैं जब ये घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी किस जगह होनी चाहिए, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो वेलोसिटी p2 की अगर देखें तो इसमें जो v2 ये वाला आ रहा है, उसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, और उसके जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो आपका vr है और vcm है। यानी कि एक मैं इसकी अगर इस वेलोसिटी की बात करूं v2 की, तो एक ये v और ये v, मतलब vcm एक ऐसे जा रही है, एक ऐसी जा रही है। ये आपकी वेलोसिटी हुई और ये आपकी वेलोसिटी हुई, और ये एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लीजिए इसकी, और एक तरीके से ये आपका ट्रांसलेशन वेलोसिटी हो गई, ये आपकी रोटेशनल वेलोसिटी हो गई। तो जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट P2 की, वो VR और VCM है, जिसमें VR परपेंडिकुलर है CP2 के परपेंडिकुलर है। देखिए अगर CP2 इस तरीके से है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इस तरीके से 90 डिग्री है। हम ये बता सकते हैं कि जो VZ है इसमें जो VZ आएगा वो परपेंडिकुलर होगा किस लाइन के, P0 आपके P2 से, P0 और P2 इससे। तो जो लाइन पास होगी P0 से यहां से, और जो पैरेलल होगी ओमेगा से, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब P0 पे अब डायग्राम आपको याद रखना है। जो वेलोसिटी हम बोल रहे हैं VR, जो रोटेशन के कारण आ रही है, वो कहाँ है, वो बिल्कुल अपोजिट है ट्रांसलेशन वेलोसिटी VCM की, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की है, वो इसकी होगी। इसी तरीके से जो मैग्नीट्यूड है VR का, वो आर ओमेगा है, आर रेडियस है डिस्क की। जो कंडीशन P0 की है वो अभी रेस्ट पे है, क्योंकि वो जमीन पे है। इस तरीके से P0 की बात करें तो अभी ये जमीन पे है, और VCM आपका आर ओमेगा से घूम रहा है। तो जो डिस्क, ये डिस्क के लिए ले इसकी कंडीशन है कि ये स्लिप ना करे। होता यह है कि जो वेलोसिटी है पॉइंट P1 की, अब P1 के बारे में बात जाते हैं, जो एकदम टॉप पे है यहाँ पे, इसके बारे में बात करें। यहां पर इसकी वेलोसिटी ये V1 है, और जो मैग्नीट्यूड है इसका VCM प्लस आर ओमेगा, यानी कि 2 VCM। ये भी आर ओमेगा भी आपका VCM है, तो VCM, और ये किसके पैरेलल है, इस सरफेस के पैरेलल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अब दूसरा हमारा काम क्या है, ताकि हम एक एक्सप्रेशन निकाल सके काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी की। जो काइनेटिक एनर्जी है किसी रोलिंग बॉडी की, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। ये बड़ा स्पेशल केस है, और अगर हम स्पेशल केस लें, जो जनरल रिजल्ट होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, खासतौर पे जहां पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जिसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम कैपिटल K कहते हैं, इसको हम सेपरेट करें काइनेटिक एनर्जी जो मोशन है सेंटर ऑफ मास का, ट्रांसलेशन का mv²/2 हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन का सेंटर ऑफ मास के अराउंड, जिसे हम K डैश कह रहे हैं। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम K डैश प्लस हाफ mv² लिख सकते हैं। अब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास की, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशन की किसी भी रोलिंग बॉडी की, वो उस जो हमने अभी अभी एक फिगर देखा, इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, mvcm²/2, VCM सेंटर ऑफ मास का, m इसमें मास ऑफ द बॉडी है, VCM जरा जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास की है। और क्योंकि जो मोशन है रोलिंग बॉडी का, इस जो सेंटर ऑफ मास के अराउंड, वो K डैश हम बोल रहे हैं, ये वाला, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन ऑफ बॉडी का। तो K डैश जब हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो I ओमेगा²/2, जिसमें I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है। जो क्योंकि रोलिंग बॉडी हम सिमेट्रिक मान रहे हैं, तो सिमेट्रिक एक्सिस के अराउंड है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, K डैश की जगह हम हाफ I ओमेगा² डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहेंगे हाफ mvcm²/2। अब इस I की जगह, क्योंकि I है हमारे पास, और हम कह रहे हैं I जो होता है mk² होता है, यहाँ पर K है रेडियस ऑफ जायरेशन उस बॉडी का, और VCM भी हम निकाल सकते हैं आर ओमेगा से। तो ये और ये हम यहाँ पर इसमें रख दें, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा, कुछ कॉमन ले लेंगे, हाफ mvcm², 1 + k²/r² आ जाएगा। ये जो है इक्वेशन, ये डिस्क, सिलेंडर, रिंग और स्फीयर
सब में अप्लाई करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3 बॉडी है, एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। ये इंक्लाइन प्लेन से इस तरीके से आ रहे हैं नीचे, स्लिप नहीं हो रहे, रेस्ट से शुरुआत कर रहे हैं। जो रेडियस है इन बॉडीज का वो सब तीनों का एक जैसा है। कौन सी बॉडी ग्राउंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी से पहुंचेगी? हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से शुरुआत करते हैं रोलिंग बॉडी की, यानी कि कोई लॉस नहीं हो रहा है फ्रिक्शन के द्वारा। जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, यानी कि यहां पर जो mgh है इनके पास, वही तो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। और क्योंकि ये रेस्ट से शुरू कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि mgh पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर 1 + k² r²। इसमें v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है इसकी, और सेंटर ऑफ मास की। अब इसको इक्वेट करेंगे k को mgh से, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, v² को इनके टर्म्स में निकाल लीजिए, तो v² ये आ गया। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर मास कहीं भी नहीं है, तो रिंग के लिए k² r² के बराबर होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए k² r²/2 होता है, और सॉलिड स्फीयर के लिए k² 2r²/5 के बराबर होता है। तो चाहे रिंग में रखें इसको, k² की हर k² की जगह ये आप ये r² रखते चले जाइए, यहाँ r²/2, यहाँ 2r²/5। आप देखें v रिंग जाएगा √gh, ये आएगा √4gh/3 और ये आएगा √10gh/3। आप इस रिजल्ट से देख रहे हैं कि इन तीनों बॉडी में स्फीयर इनकी ग्रेटेस्ट है और रिंग की सबसे कम है वेलोसिटी, यानी कि सेंटर ऑफ मास की, जब ये यहां नीचे पहुंचेगी। इनके सेम मास है मान लीजिए, तो कौन सी बॉडी के पास ज्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो नीचे पहुंचेगी? ये आपके लिए सवाल है। समराइज करते हैं। एक रिजिड बॉडी वो एक ऐसी बॉडी होती है जिसके लिए जो डिस्टेंस है, अलग अलग जो पार्टिकल हैं उस बॉडी में, वो चेंज नहीं होते हैं। उनके बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्टेंसेस डिफरेंट पार्टिकल के आपस में चेंज नहीं हो रही। एक रिजिड बॉडी जो फिक्स है किसी पॉइंट पे, या कहीं एक लाइन के अलॉन्ग रखी हुई है, उसमें केवल रोटेशनल मोशन हो सकता है। अगर बाई चांस रिजिड बॉडी फिक्स नहीं है तो इसमें रोटेशनल हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, प्योर होगा, या फिर ट्रांसलेशन और रोटेशन होगा। अगर फिक्स नहीं है तब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें रोटेशन होगा। किसी भी फिक्स एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन हो रहा है, घुमाव हो रहा है, हर एक पार्टिकल उस रिजिड बॉडी का उस एक सर्कल में मूव करेगा। वो सर्कल जो होगा वो उस प्लेन में होगा जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक्सिस इस तरीके से परपेंडिकुलर है तो इनका घुमाव इस तरीके से होगा, और उसका जो सेंटर होगा वो ये एक्सिस होगा। हर एक पॉइंट इस जो रोटेटिंग बॉडी है उनका सेम एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा सबका सेम होगा किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अगर प्योर ट्रांसलेशन की बात करें तो हर एक पार्टिकल जो बॉडी का है वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। किसी भी टाइम को उठा के देख लीजिए आप। एंगुलर वेलोसिटी आपका वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम ओमेगा d(θ/dt) से देते हैं। इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है तो यहाँ पर और यहाँ पर मान लीजिए तो यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, ये थीटा एंगल बनाएगा, और टाइम t लिया तो वही ओमेगा है d(θ/dt). और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी? जो भी एक्सिस है रोटेशन का, जो ये एक्सिस है रोटेशन का, उसके अलॉन्ग होगी। अगर रोटेशन फिक्स एक्सिस के अबाउट है तो जो वेक्टर ओमेगा है उसका फिक्स डायरेक्शन होगा। जो वेक्टर है और या वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कह लीजिए दो वेक्टर का, ए और बी का, वो एक वेक्टर होगा ए क्रॉस बी। उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन होगा राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। हमेशा अगर आप अपने उंगलियों को कर्ल करें राइट हैंड साइड को और उस डायरेक्शन में करें जहां मूवमेंट हो रहा है, तो उसके अंगूठे का डायरेक्शन आपको डायरेक्शन बताएगा इसका रिजल्ट का। जो लीनियर वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल जो रिजिड बॉडी में है, जो फिक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, उसे हम v = r ओमेगा कहते हैं। r पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड। जो रिलेशन अप्लाई करता है, ये जनरल रोटेशन है रिजिड बॉडी का जहां पर फिक्स पॉइंट है।
यहां पर जैसे ही आप आर लेंगे पोजीशन वेक्टर का उस पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सम किसी फिक्स पॉइंट के हिसाब से जहां पर हम उसको ओरिजिन ले रहे हैं। जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी सिस्टम का, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऐसा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से होता है सिग्मा एम आई आर आई बाय एम। एम मास है हर एक पॉइंट का और आर उसका पोजीशन वेक्टर है और कैपिटल एम टोटल मास है। जो वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, उसको हम बताते हैं v इक्वल टू पी बाय एम से। p इसमें आपका लीनियर मोमेंटम है। जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव कैसे करता है, जैसे पूरा का पूरा मास जो है वो इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है और सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस यहां पर काम कर रहे हैं। यदि टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे जीरो हो जाता है तो यहीं पर टोटल लीनियर जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट हो जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, अगर मान लीजिए एन पार्टिकल है किसी ओरिजिन के अलाउंग, तो उसे हम कहेंगे एल इक्वल टू सिग्मा 1 से लेकर एन तक, क्योंकि एन पार्टिकल है आर आई इंटू पी आई। जो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स कह सकते हैं एन पार्टिकल्स पे ओरिजिन के अलाउंग, टॉ इक्वल टू सिग्मा, ये भी है 1 से लेकर एन तक, और आर आई इंटू एफ आई। ये जो एफ आई है ये फोर्स काम कर रहा है आयत पार्टिकल पे, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स दोनों आते हैं। अगर हम न्यूटन लॉ थर्ड लॉ को देखें तो जो फोर्स है दो पार्टिकल के बीच में, वो किसके अलाउंग होंगे? जो पार्टिकल को ज्वाइन कर रही होगी। इसका मतलब जो इंटरनल फोर्स होगा टॉ इंटरनल जीरो होगा। इसका मतलब डी एल बाई डी टी आपको केवल टॉ एक्सटर्नल देगा, एक्सटर्नल इसमें काम नहीं करता है। एक रिजिड बॉडी आप कहेंगे ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तब जब ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी, या ये कह सकते हैं कि जो पूरा एक्सटर्नल फोर्स पे लग रहा है वो जीरो है, यानी सिग्मा एफ आई जीरो है। या आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, जब टोटल जो पूरा का पूरा एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है उस पर ये जीरो होगा, यानी कि सिग्मा टी आई टॉ आई विल बी जीरो। इसका मतलब सिग्मा आर आई इंटू एफ आई इक्वल टू जीरो। अब सीजी की बात करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सटेंडेड बॉडी की, वो पॉइंट होते हैं जहां पर जो ग्रेविटेशनल टॉर्क लग रहा है वो जीरो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी की किसी एक्सिस के अराउंड, उसको हम बताते हैं आई इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, जिसमें आर आई आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आयत पॉइंट का, उस किसी भी आयत पॉइंट जो बॉडी में हो एक्सिस से। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशन की वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है जिसमें हम कहते हैं आई डैश जेड इक्वल टू आई जेड माइनस एम ए स्क्वायर। ये हमको बताता है या फिर निकालने में मदद करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का किसी एक्सिस के अलाउंग, जो सम जहां पर सम है, तो सम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का उन पैरेलल एक्सिस के अलाउंग, और ये जिसमें एक जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है वो किसके बराबर होता है? देखिए ये जो आई जेड बताया जा रहा है ये प्लस आई डैश जेड होगा। आई जेड जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, ये मास है बॉडी का, और ये है उसका डिस्टेंस दो एक्सिस का। चाहे आप काइनेमेटिक्स की बात करें चाहे डायनेमिक्स की बात करें, जो रोटेशन है, घुमाव है फिक्स एक्सिस के अलाउंग, वो लीनियर मोशन के बहुत एनालॉगस है। वहां की चीजें यहाँ चीजें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बस थोड़े से आपकी चीजें बदल जाएंगी, सिंबल्स बदल जाएंगे। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है रिजिड बॉडी का जो फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, आई अल्फा इक्वल टू टॉ होता है। यदि एक्सटर्नल फोर्स टॉ जीरो है तो जो कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का इस फिक्स एक्सिस आई ओमेगा, ये आपका रोटेटिंग बॉडी के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अगर रोलिंग मोशन हो रहा है, मतलब ये रोटेट कर रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है, तो हम जो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी कह सकते हैं वो आर ओमेगा है। वीसीएम इसमें वेलोसिटी है ट्रांसलेशन की, सेंटर ऑफ मास की। आर इसमें रेडियस है, एम मास है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस रोलिंग बॉडी की, वो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिला लें तो के जो के होगा फाइनल होगा हाफ एम वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये कुछ क्वांटिटीज हैं जैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये v इक्वल टू आर ओमेगा है, रेडियन में नापा जाता है इसलिए रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। एंगुलर मोमेंटम L ये आपका r इंटू पी के बराबर होता है। टॉर्क टॉ आपका r इंटू एफ के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आपका सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।